हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 डेट मीन्स कि हम लोग 2 सेशंस के जहाँ पे 20 क्वेश्चंस को देखे। अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 सेशंस में किए। आज हम लोग एक्सक्रिएशन डेट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। ये आपका कंप्लीट आई थिंक कि 100 या 80 क्वेश्चन जाएगा, जिसमें से बायोलॉजी का क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अगर आप ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो ये PYQ का ही फ्रेम किया हुआ है। डेट मीन्स कि जितने भी PYQ होते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिंपल लैंग्वेज में लिख के मैं आपके सामने लाया हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ये आपको PYQ बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट इज नोन एज। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, द प्रोसेस इन दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट इज नोन एज। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको एक शब्द जानना है कि हमारे पास एक होता है फ्लोएम और जाइलम। तो जब हम ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं प्लांट में तो दो चीज आता है सर, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम में हमारे पास तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पर जब हम फ्लोएम का बात करते हैं तो यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, या बोल सकते हो कि हमारे पास सॉल्युबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इस केस में हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। इस केस में हम लोग कभी कभार एसेंट ऑफ शेप तुम्हारे किताब में लिखा होगा, तो याद रखना है कि यहाँ पे मेनली जो यूज होता है ट्रांसप्रेशनल पुल जो क्रिएट होता है। पता होना चाहिए कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है पानी का, डेट मीन्स के रूट से लेके हमारे पास सारे पार्ट की तरफ होता होगा, क्योंकि हमारे पास स्टीम्स हो गया, लिप्स हो गया, ये सारे पार्ट के पास पानी जाता है, यूनिडायरेक्शनल जाता है, मतलब कि एक डायरेक्शन की तरफ जाता है। लिप्स के पास जाता होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। पर वहीं पे फ्लोएम के पास बात करते हैं तो बाई डायरेक्शन जाता है, डेट मीन्स कि दोनों डायरेक्शन जाता है हमारे पास फूड और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हर एक डायरेक्शन, दैट मीन्स कि मल्टी डायरेक्शन भी बोल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हम लोग फूड ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारे पास जो जाइलम में ये ट्रांसपिरेशन होता है, दैट मीन्स कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो क्रिएट होता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? जाइलम में 4 तरह का जाइलम होता है, तुम लोग पढ़े थे 9 में, जाइलम वेसल्स से होता है ना। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, उसका ट्रैकिड्स, उसका फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम वेसल्स, फिर कंपेनियन सेल्स, सिप ट्यूब्स, ये सारा तुम 9 में पढ़े होगे। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। इवापोरेशन मींस क्या हो गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। कंडक्शन तो एकदम गलत है। अब हमारे पास ट्रांसलोकेशन, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगर वाटर एंड मिनरल्स रहता तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता? एसेंट ऑफ शेप ऑप्शन होता है या जाइलम ऑप्शन हो सकता था। तो ट्रांसलोकेशन मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लिप्स टू ऑल पार्ट फ्रॉम थ्रू फ्लोएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द सो सिग्निफिकेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो डायग्राम तो खैर यहाँ पे नहीं है तुम्हारे पास, तो अब डायग्राम मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। ट्रांसपिरेशन पुल फ्रॉम द लिप्स क्रिएटिंग सक्शन इन जाइलम। एक मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, और वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है कि जैसा कि तुमको पता होना चाहिए, ये रूट है। ठीक है सर, रूट में क्या होता है? यहाँ से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, डेट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो क्रिएट होता है वो हमारा जाइलम के थ्रू होता है, स्पेशली कौन सा सर? जाइलम वेसल्स। किसके माध्यम से? जाइलम वेसल्स के माध्यम से। ठीक है, मेनली लेक्चर को शॉर्ट बनाना है, कंसाइज बनाना है, हाँ, ताकि ये सारा बात तुमको पता रहे, तुम आंसर में लिख सको और तुम इसका शॉर्ट नोट्स बनाते चल जाओ। मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बहुत काम करेगा, है ना। एक पेज में जितना भी पढ़ा रहे हैं, आई थिंक कि जितना बन रहा है तुम्हारा 3-4 सेशन होगा या 10-12 सेशन होगा, तो तुम उसको 3 से 4 पेज में तुम लिख सकते हो छोटा छोटा करके। अब हमारे पास पॉइंट है कि ट्रांसपिरेशनल पुल फ्रॉम लिप्स क्रिएटिंग अ सक्शन इन अ जाइलम। और इसमें क्या है ध्यान से सुनना, ये जो डायग्राम है एक तरह से हमारा क्या है, वाटर का मूवमेंट को दिखा रहा है रूट से सारे पार्ट के पास। और जब हमारा ये वाटर का लॉस भी होता है तो भी हमारा इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको ट्रांसपिरेशनल पुल के माध्यम से पानी हमारा रूट से सारे पार्ट के पास जाता है, और वाटर लॉस भी होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपिरेशन एक सक्शन, दैट मीन्स कि एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है जिसके माध्यम से पानी का मूवमेंट ऊपर जाता है रूट से लिप्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट द फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग को किडनी बना देना है सर। ठीक है, किडनी के बाद यहाँ से यूरेटर निकाल देना है। ठीक है,
यूरेटर के बाद हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरिनरी ब्लेडर बोल दिए, है ना। तो ये तुमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किडनी का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है सर। जो किडनी होता है उसमें हमारे पास नेप्रोन होते हैं। नेप्रोन क्या है, एक तरह का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट। और अब जब हम बात करते हैं यूरेटर का, तो यूरेटर का काम होता है यूरिन को कैरी करना। किडनी से यूरिन फिल्टर हुआ, अब उस यूरिन को कैरी करेगा। दैट मीन्स यूरिन जो फॉर्म कर रहा है, क्योंकि किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बना रहा है। तो सबसे पहले देखना, फिल्टर ब्लड टू रिमूव यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है सर, किडनी में। किडनी में क्या हो रहा है, हमारा रिमूव हो रहा है यूरिया। एक्सेस सॉल्ट और वाटर जो है वो यूरिन को बना रहा है। जो सॉल्ट और वाटर जो एक्सेस है दैट मीन्स के ब्लड के अंदर, वही तो रिमूव होकर यूरिन बना रहा है। वो कहाँ हो रहा है, किडनी में बन रहा है। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, नेप्रोन होता है। यूरेटर क्या कैरी करता है, यूरिन। कहाँ से सर, किडनी से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ। यूरेटर का काम होता है यूरिन को कैरी करना किडनी से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ। यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करेगा यूरिन को अंटिल रिलीज। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस इन यूरिन फॉर्मेशन। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले समझना कि तुम्हारे पास ये जो नेप्रोन होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, ये तुम्हारे बुक में बहुत अच्छी तरीका से बना होगा। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग कुछ कलेक्टिंग डक्ट टाइप का ऐसा बना देते हैं। ठीक है, आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, है ना, बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं सर, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीसीटी डीसीटी यहीं पे होते हैं, है कि नहीं। वी कैन से दैट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब ध्यान से समझना, ये सारे जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ये मिलियंस में प्रेजेंट है, मतलब कि किडनी के में बहुत सारा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, और उसको हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा को बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। आखिर ये सब प्रोसेस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होते हैं। कहाँ पे सर, बोमेन कैप्सूल में, है ना। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पूछेगा, ब्लड फिल्टर हो रहा है कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल में। वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज यहाँ से पास इसलिए करेगा, और ये यहाँ पे ही सेपरेशन होता है। जो इंपॉर्टेंट आयंस हो गए, जो वाटर हो गए, यूरिया, ये सारा सेपरेट होने लगेगा, और उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, सुन के ही तुमको ऐसा लग रहा होगा, जहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, बहुत सारे वाटर्स कंटेंट हो गए, ये रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। क्योंकि ब्लड को तो जो उसका कंपोनेंट है उसको चाहिए, ब्लड को वो नहीं चाहिए जो ब्लड को नहीं चाहिए, ब्लड को हार्मफुल करेगा। तो ब्लड क्या करेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मॉइस्ट वाटर, बोल सकते हो कि यूजफुल जो वाटर है, वाटर कंटेंट जिसमें बहुत सारा आयंस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड। बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंस एज ए यूरिन उसको पास कर देगा यूरेटर के थ्रू। ट्यूबुलर सिक्रेशंस में क्या होता है, अभी देखो हमारा नेफ्रॉन में ही काम हो रहा है, नेफ्रॉन का ही सारा फंक्शन है, क्योंकि नेफ्रॉन ही सारा काम करता है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स, पूरे बॉडी का सर सेल। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन एडिशनल वेस्टेज जैसे एक्सेस आयंस यूरिया आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूबल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एडिशनल वेस्टेज जो तुम्हारा आयंस है, यूरिया है, कहाँ पे सर, ब्लड के अंदर होते हैं। ब्लड जब फिल्टर हो रहा है तो उसके अंदर आयंस होंगे, यूरिया होंगे, आर सिलेक्टेड इनटू और सिक्रेटेड इनटू ट्यूबल्स। ठीक है, ट्यूबल्स मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे ट्यूबल्स होते हैं। मैंने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ पे बहुत सारे आयंस का एक्सचेंज होते हैं, जो तुम पढ़ोगे एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन वाला चैप्टर क्लास 11th में। ठीक है, पर अभी तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो कंसाइज मैनर में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होंगे, यही सारे कंपोनेंट्स होंगे। बहुत हाई फाई चीज़ पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज़ स्किप होगा, इसलिए ट्राई करो रेफरेंस बुक अभी अवॉइड करो, जो डेटा, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है। ठीक है, अगर यही बात मैं क्लास में नहीं करता हूँ, क्लास में मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ। रीज़न क्या है, उस वक्त बहुत समय होता है, अभी समय नहीं है तुम्हारे पास। क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट पढ़ाता हूँ जो समझाने के लिए हाई लेवल में होते हैं, क्योंकि ताकि तुम्हारा एक बेस क्रिएट हो सके जेई नीट का स्टूडेंट के लेवल पे। ठीक है, तो यूरिन पासेज टू यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा, ये एक पैसेज है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन समझ में आ गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है, ब्लड फिल्टर होने कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल में। क्या क्या बन रहा है, वाटर, सॉल्ट, यूरिया। दूसरा चीज हमने बोला सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन, बहुत सारे आयंस भी ट्यूबल्स में सिक्रेट होते हैं, है ना। फिर ये यूरिन का फ्लो पता होना चाहिए, यूरेटर, ब्लेडर,
और उसके बाद तुम्हारे पास यूरेथ्रा। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एंड रिलेशन टू एक्सक्रीशन। सबसे पहला रेनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो रेनल आर्टरी क्या होता है सर? देखो यहाँ से हमारे पास ये है ना, ये जो किडनी है इससे जो पाइप निकल रहा है और ये हमारे जो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये वाला ये पार्ट को रेनल आर्टरी बोल रहे हैं। यहाँ पे और भी चीज होते हैं, रेनल वेन, रेनल आर्टरी। बस अभी पहले तुमको रेनल आर्टरी का फंक्शन बताना है। रेनल आर्टरी का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये हमारा ब्रिंग करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ वेस्टेज। तुम देख सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो याद करो आर्टरी। जो आर्टरी और वेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं हमेशा, तो हम लोग बात किए थे कि आर्टरी हमेशा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, एक्सेप्ट हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मिल गया। अब तुम कैसे, तुमको अब तो तुम जिसको अपने आप से बोलोगे सर रेनल आर्टरी है और रेनल वैन तो नहीं है, रेनल आर्टरी है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ाया था जितने आर्टरी होते हैं सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वैन्स ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं, पर जितने वैन्स होते हैं सारे डीऑक्सीजनेटेड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम आया। तो किडनी में जो काम होता है रेनल आर्टरी का, वो काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और उसके बाद विद वेस्टेज टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। अब वहाँ पे क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, है ना। यूरेथ्रा का काम क्या है, रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा का काम क्या है, बॉडी से, क्योंकि वो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर एक तरह से स्टोर करता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चल जाता है सारा जो वेस्टेज पार्ट ऑफ यूरिन होता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्टेज लाइक यूरिया एंड सॉल्ट। अब देखो ये जो मैंने किडनी बनाया है इसमें बहुत सारे, मैंने बोला था नेप्रोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या, जहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट को ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ये ब्लड को फिल्टर करेगा लाइक यूरिया एंड सॉल्ट। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, रीअब्सॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस। जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट का मतलब ये पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, पीसीटी डीसीटी जो है, ये रीअब्सॉर्ब करेगा यूजफुल सब्सटेंस को और सीक्रेट वेस्टेज इनटू यूरिन। और काम क्या करेगा, जितने भी वेस्टेज होंगे उसको यूरिन में सारा बोलेगा जाओ, सारा बोलेगा जाओ, जितने भी आयंस एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद उसको सारा यूरिन में डाल देगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बोर्ड के सैंपल पेपर में भी था कि एक क्वेश्चन टाइप का है कि ए माइक्रो ऑर्गेनिम्स लैक क्लोरोफिल, ठीक है, सर्वाइव बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट किल देम। तो कहीं ना कहीं ये पैरासाइटिक के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कि होस्ट बना के रह रहा है। तो देखो पैरासाइटिक वाला ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो ऑब्लिगेट पैरासाइटिक और हेट्रोट्रॉपिक है, यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉपिक है, तो ऑटोट्रॉपिक वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक वाला हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास देखो ये एक यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया गया जिसके ऊपर क्या, क्लोरोफिल लैक है सर, लैक है क्लोरोफिल, इसका मतलब कि ऑटोट्रॉपिक खत्म हो गया, ये सब तो खत्म हो ही गया। अब हेट्रोट्रॉपिक अगर एक लाइन में भी तुम अगर सोच सकते थे तो तुम कर सकते थे, क्योंकि सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है डेड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव करना, होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को लेके उसको इंजेस्ट करना। ऑर्गेनिम्स सो ऑब्लिगेट पैरासाइट बिकॉज इट डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर फूड डज नॉट किलिंग इट, है ना। अब उसको मारेगा तो नहीं, उसे सिर्फ न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। Which one of the following coordination is true for state of stomata of a green leaf as shown in a diagram? ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं हम कुछ बात स्टोमेटा के बारे में करते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम तो नहीं दिखाया पर यहाँ से मैं सारा क्लियर करता हूँ। देखो एक ओपन स्टोमेटा हम बोल देंगे, ठीक है। अब यहीं पे तुम देखो कि ये वाला जब स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन हमारे पास बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्लोज स्टोमेटा बोल रहे हैं, ठीक है सर, बात सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक तरह से कर्व ज़्यादा है, एक हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेट है, तो इस तरह करके भी केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकता है। तुमको ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा दिखाना होगा। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना। क्या काम होता है, गैसेस एक्सचेंज करना। सेल टर्गिड हो रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है, ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर ओपन, देयरफॉर अगर स्टोमेटा ओपन है इसका मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी लॉस हो रहा होगा, इनटू फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स जो हमारे पास होता है बिकम टर्गिड स्टोमेटा ओपन। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब पानी, तो अगर तुम पानी पी लियो तो फिर से पानी तो नहीं पियोगे, पानी लॉस करोगे तो फिर पानी पियोगे। पानी पीना और पानी लॉस करना एक अलग चीज़ है। तो सीधा समझना है कि हम लोग कि टर्गिड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई भी प्लांट पानी ले लेता है तो वो उसके सेल्स टर्गिड हो जाते हैं, तो अब टर्गिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा क्योंकि पानी को लॉस करना है। अब जब उसको लग रहा है कि पानी को लॉस नहीं करना है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है, तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर स्टोमेटा से बहुत बार क्वेश्चन आया है। वेयर आर दे लोकेटेड, स्टेट टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, एक्सप्लेन हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेटेड। स्टोमेटा सबसे पहले समझना कि हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है सर,
और जो हमारे पास सराउंडेड होता है बहुत सारे सेल्स, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं ये होता कहाँ पे, लिप्स में होता है। इस तरह के लिप्स में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। स्टोमेटा टाइनी पोर्स है, लिप के सरफेसेस पे होते हैं, मोस्टली अंडर साइड। अंडर साइड का मतलब ये लिप है हमारे पास, तो अंडर साइड रीजन पे स्टोमेटा ज़्यादा मात्रा में होते हैं एज कम्पेयर टू उसके अपर सरफेस। अब देखो फंक्शन क्या एक्सचेंज करता है, गैसेस CO2 और ऑक्सीजन। सारा गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है हमारे पास, स्टोमेटा से होता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के लिए हो चाहे वो रिस्पायरेशन के लिए हो। लॉस ऑफ स्टीम्स में भी बहुत सारे लेंटिसेल्स होते हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन है ना। अब उसके बाद दो है, एक्सचेंज गैसेस करेगा, वाटर का लॉस करेगा ट्रांसपिरेशन के लिए। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ स्टोमेटा ऑपरेट रेगुलेट गार्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो सबसे पहले समझना, जब गार्ड पानी लेता है तो वो टर्गिड होता है, तो उस वक्त स्टोमेटा ओपन होगा क्योंकि वो टर्गिड है भाई, अब वाटर को लॉस करेगा। अब व्हेन दे लॉस वाटर दे बिकम फ्लैसिड, और स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब साइज अपना वो श्रिंक करा लेता है। दिस इज रेगुलेटेड चेंज इन वाटर कंटेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये रेगुलेट कैसे होता है, वाटर कंटेंट के बदलाव आने के कारण, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है कहाँ पे कम है इसके कारण। अगर प्रेशर घटा तो श्रिंक, और प्रेशर बढ़ा तो हमारे पास क्या होगा, टारगेट। सीधा सा बात है। कुछ और भी नेसेसरी ये क्वेश्चन और 1 नहीं बोल सकते, 29 से कंटिन्यू कर लेना। तो आई एम सेइंग कि यहाँ से कुछ हम एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस और बढ़ा रहे हैं, तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस जो तुम्हारे बुक में है उसको देखते हैं। तो स्टेट द रोल ऑफ QH इन द एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तुमको पता होना चाहिए QH क्या करता है, एक तरह से एब्जॉर्व करता है सर CO2 है ना, एब्जॉर्व क्या करता है CO2 को। तो QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग। अब देखो एक तुमने क्या किया, बेल जार लिया, दैट मीन्स एक जार लाइक लिया, उसमें क्या किया कि तुमने एक प्लांट को लगाया, एक प्लांट को लगा दिया, ठीक है। तो इन वेल जार एक्सपेरिमेंट QH इंश्योर दैट नो CO2 इज अवेलेबल टू द प्लांट प्रोवाइडिंग CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या करोगे तुम, बेल जार में उसको पैक कर देना और यहाँ पे QH रख देना। QH रख दोगे तो कुछ दिन के बाद इसका CO2 भी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा जो पहले से था, और प्लांट डाई हो जाएगा। अब जब प्लांट डाई हो जाएगा इसका मतलब कि CO2 नहीं था इसलिए प्लांट डाई हो गया, तो इससे ये भी पता चलता है कि CO2 सबसे नेसेसरी कंपोनेंट है प्लांट के ग्रो के लिए, है ना। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट अलग तरीका से भी तुम्हारे बुक में दिया होगा, बस दो बात याद रखना, CO2 एब्जॉर्ब करता है QH, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो प्लांट के लिए CO2 बचेगा नहीं उस बेल जार में, और उसके कारण से क्या होगा कि इससे ये बात पता चलता है कि CO2 इज नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्लांट कैप्ट सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट। तो प्लांट कैप्ट आफ्टर सनलाइट टू अलाउ फोटोसिंथेसिस टू अकर। अब देखो प्लांट को सनलाइट क्यों चाहिए, बेसिक आइडिया ले लो, क्योंकि वो उसको फोटोसिंथेसिस करना है। CO2 अगर एब्सेंट होगा तो बिकॉज ऑफ QH द लीफ विल नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। अब देखो QH अगर आप QH रहेगा तो CO2 वहाँ पे जितना भी रहेगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीका से नहीं होगा जिसके कारण से स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सीधा समझना है कि QH अगर हम लोग क्या है कि ऐसे मीडियम में रख दे रहे हैं जहाँ पे कुछ तो CO2 कुछ अमाउंट में था, पर वो QH क्या करेगा, वो भी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि हमारा फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि CO2 प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरह से क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीका से बन सकता है। तो इससे 2-3 बात ही समझना है कि स्टार्च अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल सब्सटेंस क्या है, CO2 है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब सारा एसेंशियल सब्सटेंस है। What result will confirm CO2 is necessary for photosynthesis? When leaf is tested with iodine, the portion of CO2 capped free surrounding does not turn blue black, showing no starch formation. देखो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। जैसे तुम क्या करना कि एक लीफ लेना, ठीक है। अब लीफ में तुम क्या करना कि हाफ लीफ को कवर्ड कर देना। हाफ लीफ को जब तुम कवर्ड करोगे ना, तो हाफ लीफ को जब तुम कवर्ड कर दोगे तो इसमें सनलाइट अगर नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तुम आयोडीन टेस्ट करोगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनना कि आयोडीन टेस्ट करने के वक्त तुम देखोगे कि हमारे पास इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, मतलब कि इसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं हुआ सर, इसमें चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में बदलाव आ गया, इसका मतलब स्टार्स का इधर फॉर्मेशन हुआ था इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर में बदलाव आ गया। इसके कारण से हम बोल सकते हैं CO2 एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए और स्टार्च फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च कहाँ से बनेगा, ठीक है। देखो ये 2020, 22, 23, 24 इसमें से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन के आया है।
हम बार बार बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ रोल है अमीबा के पार्ट्स का, जैसे सीडोपोडिया अपने फूड पार्टिकल्स, दैट मीन्स कि अपना ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, इसी को सीडोपोडिया बोल रहे हैं, जो अमीबा में होता है। पारामीशियम में क्या होता है सर? पारामीशियम में सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया होता है। ठीक है। उसके बाद ये सराउंड करता है फूड पार्टिकल को, इंजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन मैंने बात किया। एंजाइम्स क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। सेल्स का बात करते हैं, तो सेल्स अगर सेल ड्रिंकिंग कर रहा है तो उसमें पिनोसाइटोसिस होगा, सेल ईटिंग हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस होगा। तो सीधा से समझना, पिनो और फैगोसाइटोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन जब किसी भी चीज को बाहर निकाल रहा है, और पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस वर्ड यूज होगा, इसका मतलब पिनो मीन्स सेल ड्रिंकिंग शब्द, क्योंकि पीना मीन्स पानी, तो इस तरह से ट्रिक्स याद रखना। फैगो मीन्स सेल ईटिंग। ठीक है। अब कुछ HCl है हमारे पास रोल, बाइल और पेप्सिन का रोल क्या है? HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, बैक्टीरिया मारता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग किए थे, है ना। व्हाट आर विलाई वाला भी क्वेश्चंस किए थे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है ताकि ब्लड सारे जगह पे सर्कुलेट कर सके न्यूट्रिशन को। देख सकते हो जो भी लिखा हुआ है इसको तुम लोग एक बार मैच कर सकते हो। वाई डू लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, लंग्स के पास कुछ कैपेसिटीज होते हैं। क्या होते हैं? कैपेसिटीज। उसमें से हमारे पास इंट्रा IRV, इंस्पेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद फोर्स रेसिडुअल वॉल्यूम, फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसके अलावा भी एक वॉल्यूम है जिसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जब चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो उसी वक्त वो एक वॉल्यूम कंटेंट हो जाता है। अगर बॉडी में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तुम बोल सकते हो लंग्स डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एक गैसेस जो 500 ml का जो गैसेस है वो हमेशा लंग्स में फिक्स रहता है, कि वो एक वॉल्यूम के नाम दे दिया गया रेसिडुअल वॉल्यूम, वो हमेशा रेसिडुअल रहता है। कितना भी तुम सांस छोड़ने का कोशिश करो वो नहीं निकलेगा, वो मरने वक्त ही, दैट मीन्स कि जब डेथ हो जाएगा तो ही रेसिडुअल वॉल्यूम खत्म होगा। वो एक तरह से सारे गैसेस को रेगुलेट करता है, क्योंकि सारा गैसेस अलग अलग अमाउंट में होते हैं। तुम हायर क्लास में पढ़ोगे जब 11th में जाओगे ब्रीदिंग एक्सचेंज में, कि इंस्पेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200 ml के आसपास है। वह उसके बाद सॉरी एक्सप्रेटरी 1100 से 1200 होता है, फिर वो 2300 ml के आसपास होता है इंस्पिरेटरी। उसी तरीका से तुम्हारे पास बहुत सारे कैपेसिटीज भी मिलेंगे। तो उसी तरीका से पहला है रेसिडुअल एयर, बस तुमको ये समझना है। वो जितना बात बोली उसको तुम भूलना नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट करके सुन लो। मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा एयर जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा जब तक तुम्हारा डेथ नहीं होता है। तुम्हारा जन्म से लेके डेथ तक वो एयर कंटेंट बना रहता है, जिसको हम बोल रेसिडुअल एयर बोलते हैं। तुम कितना भी सांस छोड़ोगे वो नहीं निकलेगा, है ना। तो रेसिडुअल एयर प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलेप्सिंग, अलाउ कंटिन्यूअस एक गैस एक्सचेंज। दो काम, कोलेप्सिंग से बचाता है। अगर मान लो लंग्स के पास एयर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? चिपक जाएगा, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है, कोलेप्स कर सकता है। तो कोलेप्स करने से बचाता है, साथ के साथ सारे गैसेस को, सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो मैंने भी बोला उसको रेगुलेट करके रखता है। अब हमारे पास वाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन लार्ज ऑर्गन। देखो ध्यान से, हम लोग इतना बड़ा ऑर्गन्स है ना कि हमारे बॉडी में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है सारे काम को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए हम लोग को एक चाहिए पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, जो हमारे लाल ब्लड रेड ब्लड सेल्स में है, जो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी है, प्यार है, उसके साथ अट्रैक्ट रख के वो क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के ब्लड में ऑक्सीजन को आराम से बाइंड करके पूरे बॉडी में लेके जाता है। और पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन जा रहा है तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेल्स में भी ऑक्सीजन जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी कारण से हमारे बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ काम नहीं हो सकता है, वी रिक्वायर्ड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। तो डिफ्यूजन alone in insufficient respiratory pigment hemoglobin help carry to large amount of oxygen efficiency to all body tissues, है ना। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस में। डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई बहुत बार बात किए हैं। एल्वुलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं सर, और हमारे पास वो कैपिलरीज के माध्यम से क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा सर, CO2 को बाहर लेगा, क्योंकि हमारे पास क्या करता है कैपिलरीज बॉडी टिश्यूज से सारे CO2 वाले एयर को भी लेके जाता है लंग्स के पास और वहाँ ऑक्सीजन दे देता है। उसके बाद ये क्या होगा, नॉस्ट्रिल से बाहर चल जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक लड़का है जो 400 मीटर का रेस में बॉय रन 400 मीटर, व्हाई डज हिज ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। अब कोई दौड़ रहा है तो उसका ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि एक तो पहला है कि जब वो दौड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। जो बॉडी में प्रोडक्शन एनर्जी था वो कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन। तब कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मसल्स में लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होगा, CO2 बढ़ेगा, फास्टर ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और उसके कारण से क्या होगा कि बहुत सारे ऑक्सीजन यूज होंगे, CO2 रिमूव होंगे, तो इसी के कारण से उसका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा।
है ना। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा क्योंकि CO2 कहीं ना कहीं बढ़ रहा है बॉडी में। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंपोनेंट्स ब्लड जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। याद रखना कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है हमारे पास, मतलब जो ब्लड होता है हमारे पास, वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है। फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC, जिसको इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जैसा कि तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में मैंने RBC WBC बोल के छोड़ा, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने सर इरेथ्रोसाइट्स क्या होता नहीं बताया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब आगे देखते हैं। इसको बोल रहे हैं थर्मोसाइट्स। क्या बोल रहे हैं? थर्मोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या, सॉरी, इसको क्या बोल रहे हैं? लीकोसाइट्स। क्या बोल रहे हैं? लीकोसाइट्स। इसको लीकोसाइट्स बोल रहे हैं सर, लीकोसाइट्स। इसको बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और RBC को इरेथ्रोसाइट्स। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या बात सही है? जैसा कि तुमको पता होना चाहिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने एक क्वेश्चन कराया है, वो इनफ है, उसको जाके तुम देख लो। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, है ना। तो यहाँ मान लेते हैं लेफ्ट साइड है सर, राइट साइड है, तो हमारे पास एट्रियम है, तो ये भी एट्रियम हो जाएगा। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, है ना। जैसा कि पता होना चाहिए, पल्मोनरी वेंस आता है ब्लड लेके, बोलेगा लेफ्ट एट्रियम ले लो, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ आएगा और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास भेजेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे पास अरोटा के पास भेजेगा, पूरे बॉडी में जाएगा सर। देखो यही तो बात है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और बॉडी में जा रहा है। फिर हमारे पास राइट एट्रियम, राइट एट्रियम वेना केवा बोलेगा, बॉडी टिश्यूज को सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड दे दो, राइट एट्रियम में आएगा। ये क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा कराया हूँ पहला शायद सेशन में, देखना जरूर जाके, ठीक है। राइट एट्रियम्स, फिर ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाएगा, बोलेगा फिर से ऑक्सीजन को भर दो, है ना। तो मेरे बातों को सुनो, और 21, 22, 23, 25 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। अब पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस में बहुत बार मैंने बोला, अभी भी बोला है कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्शन है, क्योंकि सारे जो आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है सर। वेंस ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाएगा ऑक्सीजनेशन करने के लिए। पल्मोनरी वेंस लंग्स से हार्ट, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, है ना। तो ये देखो ध्यान से, आर्टरी क्या है? हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रहा है, ठीक है। हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रहा है, मतलब हार्ट से लंग्स के पास, ठीक है, हाँ, हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रहा है, और पल्मोनरी वेंस लंग्स से हार्ट के पास लेके जा रहा है। अब देखो, व्हाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर देन द एट्रिया? वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स और एट्रिया, हमारे पास दो चैम्बर है, तो हम लोग बात किए कि यहाँ से तो एयर जो पास हो रहा है वो पास हो रहा है, पर वेंट्रिकल्स इसलिए थिकर होता है, इससे पहला सेशंस में हम बताए हैं, क्योंकि उसको पंप करना है ब्लड ग्रेटर फोर्स में, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा मस्कुलर होता है और थिकर होता है, ठीक है। वहाँ पे बल्ब्स भी होते हैं, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो याद रखना, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो याद करो, मैंने ये पहला सेशन में ही बताया था इसके ऊपर कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू बॉडी टिश्यूज। तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनना, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो हमारा होता क्या है, कभी कभार WBC सेल्स कुछ कुछ बाहर निकल जाते हैं, उसी के कारण हमारे पास लिम्फ का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कुछ ऐसे ब्लड सेल्स निकल जाते हैं जब फ्लो होते हैं सेल्स से, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम को फिर बनाने लगते हैं, और जब WBC है तो वो तो हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ना बॉडी टिश्यूज में, बाद में वो लिम्फ बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करता है, पर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट थोड़ा ना करेगा, है ना। तो इसीलिए याद रखना कि ये वाला फंक्शन नहीं था, मैंने चारों फंक्शंस को नहीं लाया यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन ट्रांसप्रेशनल पुल? तो इसमें 4 स्टेटमेंट थे, पर मैंने एक ही स्टेटमेंट लाया, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ। तो ध्यान से सुनना कि ट्रांसप्रेशन पुल के बारे में मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। ट्रांसप्रेशन से जो पुल क्रिएट होते हैं जाइलम के थ्रू, रूट से लिप्स में लेके जाने के लिए पानी को, उसको सक्शन प्रेशर या ट्रांसप्रेशनल पुल बोलते हैं। और ये कॉज बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर टू लीव सरफेस, जिसके कारण से वाटर पुल होता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू, रूट से सारे लिप्स के पार्ट में। अब उसके बाद कुछ डायग्राम है जिसके माध्यम से वही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है, याद करना। ये सारा जो हो रहा है, वाटर का जब भी बात आएगा तो ऑस्मोसिस याद रख लेना। वो ऑस्मोसिस के माध्यम से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि रूट एक रिजर्वर है वाटर का, तो वाटर हमारा रूट से सारे पार्ट्स के पास जा रहा होगा। इवापोरेशन मेंटेन वाटर कंटेन इन लीफ सेल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड? तो बोमिन कैप्सूल, डायरेक्ट मैंने बताया था कि बोमिन कैप्सूल एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, ठीक है। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है।
व्हाट हैपन इफ किडनी स्टॉप वर्किंग, अगर किडनी स्टॉप वर्किंग तो किडनी फेल्योर हो जाएगा, किडनी डिस्प्लांट कराना पड़ेगा। और कोई कोई केस में तो तुमको फिर क्या है, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डायलिसिस। तो तुमको किडनी फेल्योर हो रहा है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ या डायलिसिस कराओ, दोनों बात लिखा हुआ है ना। तो किडनी फेल्योर होगा तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा घातक भी होता है, पेनफुल भी होता है। अब नेम वन गैसेस एंड नॉन गैसेस वेस्टेज रिमूव बाय प्लांट। तो गैसेस में सबसे पहले CO2 हो गया, नॉन गैसेस में सबको पता है रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया, लेटेक्स हो गया, कुछ एसिड्स भी रिलीज करते हैं। आइडेंटिफाई द साइट्स वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देखो अब यहाँ से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं आराम आराम से, ठीक है। आई थिंक कि तुमको ये सेशंस में ज़्यादा क्वेश्चंस करने मिला होगा, फास्ट लगा होगा, पर मेक श्योर कि अगर तुम 3 सेशंस है, मेरा मेन एम है कि इसको कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना। तुम तीनों सेशंस को देखोगे तो इस चैप्टर का पकड़ बहुत तगड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर को अगर बहुत बढ़िया तरीका से करना है तो ये तीनों सेशंस को देख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चीज़ को छोटा नहीं बनाना है। 10th बोर्ड अभी तुमको टफ लग रहा है इसलिए क्योंकि तुम इसमें मेहनत कर रहे हो और सच में ये एक तरह का तुम्हारे लिए गोल है। और जिस तरह से अभी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ है, डिस्ट्रैक्टेड सब चीज़ है, इस वक्त फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तुम्हारा एक मेन एसेट है। अभी तुम 10th बोर्ड पे नहीं फोकस करोगे तो किस चीज़ पे करोगे, फोन्स में रील बनाने में, रील देखने में नहीं, वो सारा कभी भी करोगे तुम। पर 10th बोर्ड एक बार आएगा, अभी आया हुआ है और ये रिजल्ट हर हर कोई देखता है, ये मत सोचना कि नहीं देखेगा। पता है कि नहीं दिखाना है, फिर भी एक अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए भी तो अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो मेक श्योर कि अच्छा से पढ़ाई करो, फाइट तुम्हारा है, सपोर्ट तुमको अपने आप को करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।